Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start chapter 1 of our first year chemistry, and the first topic is concept of atom. आज के इस टॉपिक में हम फर्स्टली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि एटम का कंसेप्ट किसने पेश किया था, देन डेफिनेशन, और थर्डली हम इसका एविडेंस देखेंगे. अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था, 3 पॉइंट्स में हम आज का टॉपिक मुकम्मल करेंगे. एटम का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक साइंटिस्ट ने पेश किया जिसका नाम था डेमोक्रिटस. होपफुली आपको नाम ये रिमेंबर रहेगा, डेमोक्रिटस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था. इसने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया, ही सेड जितना भी मैटर है हमारे इर्द गिर्द, जितने भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं जो इनडिविजिबल होते हैं. यानी मैटर क्या है, जितना भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. अब क्योंकि ये ग्रीक साइंटिस्ट था तो ग्रीक में वर्ड इनडिविजिबल को हम बोलते हैं एटमॉस. तो जो वर्ड एटम है, जो बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है, वो एटमॉस से ओरिजिनेट किया गया है, जो कि बेसिकली ग्रीक का वर्ड है. डेमोक्रिटस ने ये कंसेप्ट पेश किया कि जितना भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, यानी इतने छोटे पार्टिकल्स जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ग्रीक में इसको एटमॉस कहा जाता है, और वर्ड जो हमारे पास एटम है वो बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है जो एटमॉस से ड्राइव हुआ है. तो हिस्ट्री में आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं कि एक तो इसका कंसेप्ट डेमोक्रिटस ने दिया जो एक ग्रीक फिलोसोफर है. सेकेंडली, जितना भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है. ग्रीक में इसको एटमॉस बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे एटम बोलते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं. अगर हम एटम की डेफिनेशन की बात करें, smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. एटम की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. एलिमेंट का कोई भी छोटा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके. एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की सलाहियत रखता हो, दैट इज़ कॉल्ड एटम. अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे. बेसिकली हमारे पास 2 तरह के एटम्स होते हैं. एग्जाम्पल्स में हम 2 तरह के एटम्स लेंगे, एक जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और सेकंड जिनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती. पहले हमारे पास कौन से हैं, जिनकी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह जो नोबल गैसेस हैं हमारे पास, ये ऐसे एटम्स हैं जो चाहे हवा में रहें चाहे ज़मीन पे रहें, यानी ये कहीं पे भी मौजूद हैं, इनके लिए बॉन्ड बनाना कंपलसरी नहीं है। ये रेयरली बॉन्ड बनाते हैं, आमतौर पर ये खुद ही इनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और ये किसी से बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते। दूसरे एटम्स हमारे वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसमें कौन से आ जाते हैं? हाइड्रोजन है। आपने देखा कभी हाइड्रोजन अकेले पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन में नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा H2 की फॉर्म में या किसी और चीज़ के साथ कंबाइन होके, जैसे H2O है। इसी तरह ऑक्सीजन है, वो कभी भी एज सच इन दी ऑक्सीजन इस एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा मॉलिक्यूल बनाएगा किसी के साथ, या ऑक्सीजन के साथ बना लेगा या हाइड्रोजन के साथ या किसी और चीज़ के साथ, लेकिन ये खुद बहुत इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी अपनी कोई नहीं है। जैसे नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, क्लोरीन को आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसा अकेला एटम कहीं पे पड़ा हुआ है, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे नमक है तो NaCl हो जाएगा, क्लोरीन के साथ बनाएगा तो ये Cl2 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की हमने दो चीज़ें फ़िलहाल डिस्कस कर ली हैं, हिस्ट्री है और डेफिनेशन है। हिस्ट्री में हमने इसका देखा कि कॉन्सेप्ट डेमोक्रिटस ने दिया, मैटर जो है वो इनडिविजिबल होता है। डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब या तो इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, यानी ये वाले एटम्स कहीं पर भी अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, और या फिर वो क्या होंगे कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और ज़्यादातर एटम्स वो हैं हमारे पास जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस उनकी नहीं होती। उसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एविडेंस। अब हमें कॉन्सेप्ट तो मिल गया कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका एविडेंस क्या है, हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है। सो द थर्ड पॉइंट इज एविडेंस। हमारे पास क्या प्रूफ है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एटम की एग्जिस्टेंस है। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखें, जो हमारे पास आम लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ये वो माइक्रोस्कोप है जो आम तौर पर हमारी लैब्स में मौजूद होता है, लाइट माइक्रोस्कोप्स या सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें हम कौन सी, क्योंकि इसके नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है, इसमें हम लाइट यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जो आम विजिबल लाइट होती है, जिसे हम ऑर्डिनरी वाइट लाइट बोलते हैं, जिसमें हम आम चीज़ें डेली देखते हैं, तो हम इसमें विजिबल लाइट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। अगर हम एटम की बात करें तो हम एटम को इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे पास विजिबल लाइट है, अगर हम उसकी वेवलेंथ की बात करें तो उसकी वेवलेंथ एटम के साइज़ की निस्बत बहुत बड़ी होती है। लेट्स सी, अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ हमारे पास है 450 से 750 नैनोमीटर फॉर एग्जांपल। अगर विजिबल लाइट की हमारे पास ये वेवलेंथ है और हम इसे किसी एटम पर फेंकते हैं उसको देखने के लिए, उसकी इमेज लेने के लिए, लेकिन जो हमारे पास एटम है उसका डायमीटर सिर्फ 0.2 नैनोमीटर है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं इन दोनों के साइज़ में। विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जबकि एटम का साइज़ हमारे पास उसकी निस्बत बहुत छोटा है।
तो आप हम ये कह सकते हैं कि जब हम विजिबल लाइट को किसी एटम के ऊपर फेंकते हैं तो वो इससे टकराए बगैर ही इसके ऊपर से गुजर जाती है, इसलिए हमें इसकी इमेज नहीं मिल पाती है एटम की। तो फिर दूसरा कौन सा मेथड हो सकता है जिसके ज़रिए हम एटम को देख सकते हैं? हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो एटम के साइज़ के बराबर हो या उससे छोटी हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज़ करने के बजाय क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज़ करेंगे। यानी हम इसमें लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बम्बार्ड करने के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट कराएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक इमेज यहाँ पे बना हुआ है, इसमें कुछ डार्कर लाइंस हैं और कुछ लाइंस हमारे पास ब्राइट हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रेफाइट का एक पीस लिया और उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। अब उससे क्या हुआ, उनको ये वाली इमेज 15 मिलियन टाइम्स बड़ी होकर नज़र आई, लेकिन उसमें भी हमें एटम्स ऐसा नज़र नहीं आए, बल्कि हमें डार्कर लाइंस और ब्राइटर लाइन नज़र आए। अब ये जो ब्राइट लाइंस थी, यहाँ पे क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉनिक बीम जो हमने यूज़ की है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जब कार्बन एटम्स के ऊपर टकराई तो वो ब्राइट हो गए। उन दोनों की जब आपस में टक्कर हुई तो एटम्स एक्साइटेड हो गए, जिसकी वजह से जब उनकी डी एक्साइटेशन हुई तो उनमें से लाइट निकली। तो जहाँ जहाँ पर कार्बन एटम्स मौजूद होंगे वहाँ पे ये वाले बैंड्स हमारे ब्राइट नज़र आएंगे, और जो खाली स्पेस होगी, जो एम्प्टी स्पेस होगी, वो हमें डार्क नज़र आएगी। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 15 मिलियन टाइम्स इमेज को लार्ज करने के बावजूद हमें सिर्फ डार्क और लाइट बैंड्स ही एटम के नज़र आ पाए हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्राइटर जगह पर कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन बीम टकराई है, और जो डार्कर हमारे पास शेड्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हैं। अब इस कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इनका डायमीटर होता है 0.2 नैनोमीटर। हमने यहाँ पे भी देखा था। कोई भी अगर हम जनरली बात करें तो एटम्स का डायमीटर जो है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर है, जिसको हम 2 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर भी कह सकते हैं। 0.2 नैनोमीटर या 2 क्रॉस 10⁻10 मीटर्स। नैनोमीटर्स को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इसके डायामीटर का तो पता चल गया कि एटम्स का डायामीटर इस रेंज में हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब दूसरी बात यह है कि इनका मैस कितना होगा, इनका कोई वज़न होता है या नहीं होता है। एटॉमिक मैस आमतौर पर किसी भी एटम का मैस 10⁻27 से 10⁻25 किलोग्राम्स की रेंज में होता है। लेकिन आपको पता है कि क्योंकि एटम का साइज़ इतना छोटा है, तो इतनी छोटी चीज़ के लिए हम कभी भी किलोग्राम का यूनिट यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ एक डॉट भी मार्क कर दें तो उस डॉट में एटलीस्ट 2 मिलियन एटम्स मौजूद होंगे। तो इतनी छोटी चीज़ के लिए हम किलोग्राम यूज़ करने के बजाय हम जो यूनिट यूज़ करेंगे दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट तकरीबन 1.66 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये आपने याद रखना है कि इतने छोटे एटम के लिए हम किलोग्राम यूज़ करने के बजाय हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जो 1.66 क्रॉस 10⁻⁻27
किलोग्राम के बराबर होता है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है एविडेंस, उसमें हमने क्या देखा है कि लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम एटम्स को नहीं देख सकते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि विजिबल जो लाइट है उसकी वेवलेंथ एटम के साइज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसके ऊपर से एज सच ही गुजर जाती है बग़ैर किसी इफ़ेक्ट के, बग़ैर डिफ्लेक्ट हुए, बग़ैर उसे टकराए, एज सच ही उसके ऊपर से गुजर जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम जो होती है उसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट एटम के साइज़ के बराबर होती है। तो अगर हम एक ग्रेफाइट के पीस पर इलेक्ट्रॉनिक बीम बम्बार्ड करेंगे तो हमें ब्राइट और डार्क लाइंस नज़र आएंगी। उससे हमें एटम के डायामीटर का अंदाज़ा होगा कि 0.2 नैनोमीटर डायामीटर है, और मैस की अगर हम बात करें तो इस रेंज में एक एटम का आमतौर पर मैस होता है। और एक डॉट में अगर हम एक पॉइंट फुल स्टॉप लगाएं तो उसमें तकरीबन 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। तो दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ भी यूज़फुल सीखा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।